1947 में भारत के बंटवारे के बाद से अब तक तकरीबन 80 बरस होने को 78 साल हो गए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो हमेशा नफ़रतों भरे रहे और दोनों मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिस लेवल का भी जो भी कुछ हो सकता है वो करते रहे। वैसे हमारी पॉलिसी ये है भारत की कि हम किसी भी देश के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देते। मीडिया में हम इसी तरह के सवाल और जवाब सुनते हैं लीडर्स के, लेकिन ये सिर्फ अलग तरह की बात है। दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क हैं, वो दखल देते हैं, करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, ये सब जानते हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ 22 अप्रैल को। ये बहुत ही ब्रूटल हीनियस अटैक था, टेररिस्ट अटैक, जिसमें 28 या 30 टूरिस्ट की जान गई और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं, जो ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है। जो खबरें आई थी मीडिया में वो ये थी कि आतंकवादियों ने आने के बाद लोगों को पकड़ के उनसे उनकी शनाख्त पूछी, नाम पूछे और नाम पूछ करके उनको ये कंफर्म होने के बाद कि ये मुसलमान नहीं है तो गोली मार दी गई। और वो वहाँ से इस वारदात को अंजाम देने के बाद जैसे आए थे सुरक्षित, उसी तरह से सुरक्षित चले गए। न कोई पकड़ा गया, न कोई मारा गया। न जाने के बाद उनके अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी है कि कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए। पहलगाम, और हमने कल अपनी रिपोर्ट में बताया था, कश्मीर बेहद खूबसूरत है और कहा जाता है कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर है। हो सकता है दुनिया में और भी बहुत सारी जगहें हों जो इसी तरह से खूबसूरत हों या इससे ज़्यादा हों, लेकिन कश्मीर सच में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ लोग पहुँचते हैं मुल्क भर से और दुनिया भर से, साल में पूरे साल पहुँचते हैं। जो कश्मीरी लोग हैं उनकी आमदनी का बड़ा ज़रिया टूरिस्ट हैं, और जब टूरिस्ट नहीं आते हैं तो कश्मीरी अवाम पर, जो लोकल वहाँ के बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी वो जन्नत में जहन्नुम से ही बुरी हो जाती है। हाउस बोट खाली पड़े रहते हैं, होटल खाली पड़े रहते हैं। जब टूरिस्ट नहीं होते तो कोई काम नहीं होता उनके पास। अब ये पहलगाम में जो इतना बड़ा हमला हुआ, अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई प्रेस वार्ता करके उसके बारे में नहीं बताया गया है। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है कि यहाँ पर हमसे ये हुआ और इसके लिए हम कसूरवार हैं। हमारे यहाँ कसूर तो कोई कभी अपनी गिल्टी कहता ही नहीं कि मैं कसूरवार हूँ। वो अगर कोई बुरा काम हो जाता है तो दूसरों पे डाल देते हैं। ये हमारा एक फितरी बिहेवियर है। जैसे ही ये हमला हुआ और ये खबरें आई कि नाम पूछ करके लोगों को मारा गया है, तो भारत का जो मीडिया है और जो राइट विंग के लोग हैं, उन्होंने इसको इंटरनल, हमारे यहाँ चूँकि ये चल रहा है देश के अंदर, एक कम्युनिटी को टारगेट करने का वो 100 साल से इस पर काम हो रहा है, तो फ़ौरन एक कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, कि कई सारे नॉन मुस्लिम्स ने जो कश्मीर में थे उन्होंने इस पर सारी बात अपनी तरफ से कही और बताया कि मुसलमानों ने किस तरह से उनके साथ मदद की, उनके साथ खड़े रहे और आतंकवादी हमले के बाद उन्होंने अपनी जान पर खेल करके लोगों की जानें बचाईं।
ये मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ। आज चूँकि जुम्मे का दिन था, जुम्मे का दिन है, और जुम्मे के दिन देश भर की तमाम मस्जिदों में, पहलगांव में जो लोग मारे गए उनके लिए दुआएं हुई और मुल्क सलामत रहे, मुल्क में खुशहाली हो, दहशतगर्दी ख़त्म हो, इसके लिए दुआएं की गई। ये एक प्रोटेस्ट दिल्ली की शाहजहानी जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद जिसको कहा जाता है, वहाँ हुआ है। उसकी पहले वीडियो देखें आप। जुम्मे की नमाज के बाद लोग जमा हुए और उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आपसी भाईचारे के नारे लगाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश के अंदर राइट विंग के जो एलिमेंट्स हैं वो देश में नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। तो मुश्किल वक्त में या कैसा भी वक्त हो, देश की आवाम को हर हाल में आपस में एक साथ रहना होगा, ये ज़रूरी है। पहलगांव के आतंकवादी हमले पर विपक्ष के लीडर राहुल गांधी ने क्या कहा, वो सुनिए आप। It's been a terrible tragedy and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members. And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. I came here. ये हम बता दें, राहुल गांधी विपक्ष के लीडर वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जो ज़ख्मी हुए हैं उनसे मुलाकात की। उनमें से एक से मुलाकात हुई, बाकी लोग जा चुके हैं या शिफ्ट हो गए कहीं और दूसरी जगह पर। उन्होंने वहाँ मुख्यमंत्री से ही मुलाकात की, बात की उन्होंने। पूरा देश एकजुट है, विपक्ष सरकार के साथ है। जो हालात हैं उस पर सरकार की तरफ से अभी तक मगर कोई प्रेस वार्ता नहीं की गई है, बताया नहीं गया देश को, जबकि चाहिए था कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते और मन की बात बहुत करते हैं, कभी काम की बात भी करना चाहिए, जो वो नहीं करते हैं काम की बात। लेकिन अब यहाँ जो सूरत हाल पैदा हुई है तो वो हम आपको बता दें, अगले 10-15 दिन बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, अहम है और ये एस्केलेशन हमको
दिखाई दे रहा है कि एक वॉर, जंग यहाँ से आगे नज़र आती है। जो अभी तक की सूरत हाल है उसमें हम यही कुछ समझ पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं। जो बयान हमने सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से कल सुना कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में किस तरह से मिलाएंगे उसका जो हम अपने लेवल पर समझ पा रहे हैं वो यही है कि जंग होगी और इसमें भी टाइम लगेगा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक शायद लग जाए, लेकिन विद इन वीक और विद इन 10 डेज कुछ बड़ा होगा। फुल स्केल वॉर तक शायद न जा कर के एक सीमित जंग जम्मू कश्मीर के फ्रंट पर देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और मुंजा वैली ये इलाका है, वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। महाराजा हरी सिंह की रियासत का हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। इस पर अधिकार भारत का बनता है, लेकिन कब्जे में पाकिस्तान के है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ एक कश्मीर के फ्रंट पर जंग हो सकती है, ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि पिछली बार जो हमले हुए, उरी का हमला था या पुलवामा था, उस वक्त भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर बालाकोट, ये सब कुछ हुआ। इस बार भी भारत के लिए चैलेंज है कि उसका जवाब दे, और जवाब ऐसा शायद जवाब नहीं होगा कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं वो कोई उसमें से कोई मार दिया जाए, एलिमिनेट हो जाए, वो फिर खाना पूर्ति होगी। यहाँ एक जो जवाब चाहिए वो माकूल जवाब चाहिए। सरकार के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि सरकार इंटरनली कई मुद्दों पर फंसी हुई है, उलझी हुई है देश के अंदर भी। वो चाहे वक्फ का मामला हो या वक्फ के बिल कानून के बाद इस तरह से सरकार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला और बयानबाजी की, तो कई सारे मामला हैं। देखते हैं अभी आगे क्या होता है और बताते हैं, आपको दिखाते हैं। ये मेजर जनरल जी.डी. बख्शी साहब हैं, क्या कह रहे हैं सुने। ANI पर ये उनका इंटरव्यू है। दुनिया को लेकर जाना चाहता है, ठीक है। और उसके 6 दिन बाद ये जो उकसाऊ भड़काऊ स्पीच थी, बयान था, उसके 6 दिन बाद वो पहलगाम में कत्ल-गारत कर दिया साहब। कोई 28 हमारे बेचारे बेकसूर हिंदुस्तानी, जो वहां पे केवल क्या कसूर क्या था साहब कि वो ठंडी हवा खाने गए थे पहलगाम, वहां उन्होंने गोलियां खाई। हमारी औरतों का रुंदन सुनकर खून खौल जाता है। इट बॉइल्स माई ब्लड। बेटियां बेचारी बच्चियां हमारी अपने पतियों की लाशों के पास बैठ के रो रही, उनके सामने मारा उनके पतियों को, और धर्म पूछ के मारा। कलमा पढ़ो, हिंदू हो, पतलून उतारो, वगैरह वगैरह। अरे साहब, ये कोई इज दिस सिविलाइज्ड बिहेवियर? आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? आप न्यूक्लियर आर्म पावर हैं, आप तो खतरा है पूरी दुनिया के लिए। आपको तो न्यूक्लियर डिफैंग करना पड़ेगा इस तरह। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने भी बड़े सख्त कदम उठाए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट कर दी है और छोटे माइनर स्टेप्स लिए हैं डिप्लोमेटिक, वो तो हर बार हो जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अनप्रेसिडेंटेड है। 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में और कारगिल के युद्ध में कभी इसको छेड़ा नहीं गया।
अब इसको छेड़ा गया है और पाकिस्तान की हवा खिसक गई। ठीक है, इस वाटर ट्रीटी को लेकर वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा सकते हैं पाकिस्तान इसको लेकर। अरे जाए भाड़ में जाए ना, क्या कर लेगी इंटरनेशनल कोर्ट? ट्रीटी मेकिंग इज अ सॉवरेन फंक्शन ऑफ स्टेट। हमने ट्रीटी बनाई, हम उसको, जब इस तरह का बिहेवियर पाकिस्तान से आ रहा है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है बट टू एब्रोगेट दैट ट्रीटी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस ट्रीटी का इफेक्ट एकदम अपेरेंट नहीं होगा। आपको डैम बनाने पड़ेंगे, आपको पॉन्डेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, जहां से जो पानी जा रहा है पाकिस्तान की तरफ उसे रोका जाए, तब पाकिस्तान छटपटाएगा। ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पंजाब और सिंध के बीच में, उनके जो सूबे हैं पंजाब के और सिंध के, कि भाई पानी तुम मेरा मार रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो इसके चलते आपने पाकिस्तान को झंझोड़ तो दिया, लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये पर्याप्त नहीं। और मुझे बहुत खुशी है कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कह दिया है, एक बड़ा क्लियर राइट एक्ट पढ़ दिया है पाकिस्तान को, और अगर भाषा में कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने अंग्रेजी में भी बता दिया है कि साहब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये जो कीमत है, अब थोड़ा ये कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस इस दर्जे से बढ़ाने पड़ेंगे, ना केवल इंडस वाटर ट्रीटी, वहां कहानी खत्म नहीं होती, आपको काइनेटिक मिलिट्री एक्शन भी लेना होगा, नहीं तो ये सिलसिला बंद नहीं होगा। हम जो बख्शी साहब बोल रहे हैं, ऐसे ही और लोगों की जो बहन है उनको सुन करके ये समझते हैं कि अगले एक वीक के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर कोई मिलिट्री एक्शन होगा। उल्टे ये और ट्रीटी का बहाना लेके शायद ये दर्जे हरारत अपनी तरफ से बढ़ाने की कोशिश करे। बहुत हो गया रिएक्टिव, कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ऑन ओन साइड ऑफ द बॉर्डर। अब हमको पलटवार करना होगा। हमने पलटवार किया था 2016 में, उड़ी 40 के करीब मार डाले थे इनके टेररिस्ट लॉन्च पैड में। कुछ देर शांति रही, फिर वही चुलबुली। फिर हमने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, 1.5-2 साल चुप रहा, खासकर जब हमने 370 हटाया और वो चोरी करी पाकिस्तान। और फिर चीन के पास रोता गया कि मेरे आका मुझे बचाओ, और उसने लद्दाख में छेड़खानी शुरू की। ये किस्सा कहानी तो हम जानते हैं। कहना मैं ये चाहता हूं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो एयर स्ट्राइक थी, वो एक सिग्नल था, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कि thus far no further, शॉट अक्रॉस द बो थी कि चौकस हो जाओ, ये चलेगा नहीं, तुमको कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। बट इट वॉज नॉट फॉर डेटरेंस, वो तो सिग्नलिंग थी ना साहब, सिग्नल दे दिया आपने, थोड़ी देर चुप रहा, फिर चुलबुली। तो अब आपको डिटर करना पड़ेगा। डिटर मतलब इतने कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाए कि 10 बार सोचना पड़े ऐसा दुस्साहस करने के पहले। ठीक है, उसके लिए काइनेटिक मिलिट्री एक्शन के अलावा मुझे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता। आपको करना पड़ेगा। यू कांट बी रिएक्टिव, you cannot confine yourself to consequence management on own side of the border. सर, सबसे अब क्या अमरनाथ यात्रा में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए साहब, जब मैं जम्मू कश्मीर में था तो अमरनाथ यात्रा के 2-3 महीने पहले हम लोग, जो माउंटिंग बेस है अमरनाथ यात्रा का, पहलगाम, द्रास, इन पहाड़ी इलाकों में मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर देते थे। ठीक है साहब, और जिनके चलते हम सैनिटाइज करते थे एरिया को कि यात्रा बिल्कुल सेफ जाए, शांतिपूर्वक तरीके में जाए। ठीक है, मेरे को बड़ी हैरानी है कि इस साल अप्रैल खत्म हो गया, अभी तक कुछ वहां पे नहीं हुआ। मेरा ख्याल वहां पे आप भारतवर्ष को बड़ा फेवर करेंगे अगर आप जो वहां के डीजीपी दिलबाग साहब थे उनको वापस लाए। उनके कार्यकाल में तो कोई तमाशा नहीं देखा आपने वैली के अंदर। ठीक है साहब,
विरोधाभास ये है कि मैं एक चीज प्लीज कहना चाहता हूं, सबसे अच्छा कदम जो भारत की सरकार ने लिया है आज तक, एब्रोगेशन ऑफ 370, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35A। और उस वक्त हमने अमरनाथ यात्रा के बहाने ही वैली को सुपर सैचुरेट कर दिया था विद ट्रूप्स, तभी शांति बहाल हुई। शांति बहाल होती है जब आप बूट्स ऑन द ग्राउंड बढ़ाते हैं, ठीक है ना। विरोधाभास ये था कि जब वैली में हमने इतनी ट्रूप स्ट्रेंथ बढ़ाई तो उस वक्त कई लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि साहब बहुत खर्चा हो रहा है फौज के ऊपर, इसकी नफरी कम करो ताकि हम हथियार खरीदें। बड़ी सुंदर बात है साहब, नफरी कम करो। कोविड के दौरान 3 साल आपने भारत की फौज में सब भर्ती बंद कर दी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं हुई, पुलिस में नहीं हुई, सब चलती रही, लेकिन कोविड का नाम लेके 3 साल आपने भर्ती बंद कर दी। हर साल 60,000 नफरी रिटायर होती है, ठीक है, तो 60 दिया 1,80,000, 1,80,000 से फौज काट दी, जबकि खतरे बढ़ रहे हैं साहब। जो इलाका हमने जीत करके फतेह करके दिया था, मैं था किश्तवाड़ में सेक्टर कमांडर 3 साल तकरीबन रहा, मैं था रजौरी पुंछ में GOC 2 साल तकरीबन रहा, पूर्ण रूपेण शांति करके दी थी, सर कुचल के आए थे हम लोग। लेकिन साहब अगर आप वहां से सडनली फौजें हटा दे, CI ग्रिड रिमूव कर दे, तो आप गैप्स क्रिएट कर रहे हैं जो दुश्मन एक्सप्लॉइट करेगा, वो सो तो नहीं रहा है ना। तो एक तरफ जब हमने इतना अच्छा कार्य किया वैली के अंदर, तो हमने पीर पंजाल में अपना गार्ड अप क्यों कर दी। और ये जो एक थ्योरी हमारी फौज के कुछ तबकों में, ब्यूरोक्रेसी में और लीडरशिप को उन्होंने इससे इन्फेक्ट कर दिया है कि साहब मैन पावर सबसे बड़ा फजूल खर्ची है। आपको लड़ना है पहाड़ों में, घने जंगलों में, आपको तो मैन पावर चाहिए। अगर पहाड़ में अटैक के लिए मैदान में रेशियो 3:1 होती है, पहाड़ में 10:1 होती है। अरे प्लीज समझिए ना साहब, हम लोगों ने धूप में बाल तो नहीं सफेद किए, ठीक है। ऐसे क्रिटिकल टाइम पे सडनली अपनी मैन पावर हटा लेना मेरी नजरों में एक मिसजजमेंट थी बहुत भारी। अभी भी इसको रेक्टिफाई किया जाए, लेकिन रेक्टिफाई नहीं कर रहे ना साहब। तभी तो मेरे को वो बोले साहब क्यों इतना एंग्विश आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि हर साल 60,000 रिटायर होते थे, 60,000 भर्ती करते थे। अब आप 45,000 48,000 भर्ती कर रहे हो, यानी हर साल आप वो गैप बढ़ाते जा रहे हो। आपको लग रहा है कि साहब फौज जो है वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, मैन पावर, कि हम टेक्नोलॉजी खरीदेंगे पैसा बचाकर। क्या टेक्नोलॉजी खरीदी है साहब आपने, बहुत कुछ हो गया है, लेकिन बहुत कुछ करने को बाकी है। आपको डिफेंस बजट बढ़ाना होगा, इट इज लेस देन 2%, इट इज लेस देन 2%। जो देश युद्ध कर रहे हैं वो 4-5% तक जाना को मजबूर हो रहे हैं, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर में अगर एक लेसन आया है तो मैन पावर बहुत निहायत जरूरी है। कोई टेक्नोलॉजी मैन पावर को रिप्लेस नहीं कर सकती। अब डिफेंस बजट बढ़ाइए क्योंकि खतरे बढ़ रहे हैं, खतरे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम मैन पावर कम करेंगे, ये इसमें विरोधाभास। बख्शी साहब का ये बड़ा इंटरव्यू है, 2 घंटे से भी ज़्यादा का, इसलिए हम पूरा यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, मगर आप इसको ANI के चैनल पर YouTube पर देख सकते हैं। और चूँकि एक पुराने वेटरन मिलिट्री के कमांडर हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं, उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जैसे वो बता रहे हैं गैस हम कर रहे हैं, उन गैस का इस्तेमाल जो दुश्मन है वो करते हैं। फिर यहाँ आपको एक वीडियो और दिखाते हैं हम, ये पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी PTI के लीडर हैं, वो क्या कह रहे हैं। ये उमर अय्यूब
है पाकिस्तान के लीडर इमरान खान की पार्टी के, तो उन्हें उनको ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर अपने भाई अली अमीन खान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने सारा अरेंज किया। आज का ये यौम तासीस, ये हमारे 9 मई के शोधा के नाम, हमारे 26 नवंबर के शोधा के नाम, वजीर आजम इमरान खान साहब, उनके नाम जो हमारे लीडर है, कायद है और पाबंद सलासल है, बुशरा बीबी साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद और रशीद साहब, उमर चीमा साहब, हसान नियाजी साहब, एजाज चौधरी साहब, हमारे फ्याज जजरा साहब MLA, ये जेल में और कुर्बानियां इन्होंने दी हैं। हमारे मियां गौर साहब ने कुर्बानियां दी हैं। हमारी यहाँ पे बुजुर्ग, हमारी वालदा की जगह रेहाना डार साहिबा और उनके तीनों बेटे, आपके ऊपर हम लोग फख्र करते हैं। यहाँ पे हमारे इस वक्त बिलाल एजाज साहब जो DC हो गए, एहसान विर्क साहब और जेल में, मिलिट्री प्रिजन में है, ये तकरीब उनके नाम पे हम लोग डेडिकेट करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे मैं ये कहता चलूं, क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, जुम्मे का टाइम है, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि जितने पार्लियामेंटेरियंस आप यहाँ पे बैठे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने एक्टिविस्ट बैठे हैं, आपको वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के लिए खड़े होने पे पूरी कौम सलाम पेश करती है। यहाँ पे मैं सलाम पेश करता हूँ अपने भाई जनाब हमाद अजहर साहब जो कि मुस्ताफी हो गए, उनके साथ अली अमीन खान साहब जिन्होंने बड़े मुश्किल टाइम पे हैसियत सूबाई सदर के भी सूबे को चलाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाऊद शाह साहब, हमारे सूबाई प्रेसिडेंट बलोचिस्तान जुनैद अकबर खान, हमारे मौजूदा चौधरी साहब और फरत अब्बास। किस चीज की जरूरत है? ये सब का सब हम लोग जो जदोजहद ख़वातीन और हज़रात कर रहे हैं, वो किस लिए? वो आइन और कानून के लिए। आज सुबह मियांवाली से आके मैं जिस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हमारा हक मिले कि हम लोग जाके जेल में अपने महबूब कायद के साथ मीटिंग कर सके, कोई जमीन नीचे नहीं होता ख़वातीन और हज़रात, पर यहाँ पे अदल का फौकदान है जिसके लिए ये पार्टी हमारे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बनाई। आखिर में ये मैं बात करूंगा कि जो हिंदुस्तान ने, मोदी सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, ख़वातीन और हज़रात, ये कब्ज़ा जंग है, ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। हम लोग सीसा पिलाई दीवार की तरह इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। और ये भी मैं कहता चलूं कि इस वक्त का जो प्राइम मपेट शोबाज शरीफ है या जरदारी है, इनमें वो शकत नहीं है या कोई शख्स कर सकता है, वो है वजीर आजम इमरान खान, जिसने कहा था कि मैं सोचूंगा बाद में वार पहले करेंगे। और आखिर में जो बात करूंगा कि दरिया समुंदर में बहता है, दरिया समुंदर में बहता है। अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के साथ खड़ा होना है और पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि वजीर आजम इमरान खान हो। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अब जंग के बादल मंडरा रहे हैं और हमने 2 बयान सुनाए। पाकिस्तान ने तो कह दिया है कि दिस इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, और भारत शायद तो कोई तैयारी अपनी यहाँ करे। ये जो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं साथ में, ये कारगिल की हैं। जब हम द्रास से थोड़ा आगे चलते हैं कारगिल में, तो ये वहाँ की तस्वीरें हैं। द्रास
सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द एशिया ऑफ द वर्ल्ड, -42 डिग्री टेम्परेचर द्रास में। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ठंडा इलाका। और उसके बाद फिर कारगिल शुरू हो जाता है। दोनों मुल्क आपस में कभी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सके, एक दूसरे के साथ बैठ करके चीज़ों को थोड़ा हमवार करते, कुछ कारोबारी चीज़ें। लेकिन फिर भी ये कुछ महसूस होता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात नवाज शरीफ से हैं और नवाज शरीफ इस वक्त हुकूमत में है पाकिस्तान में, उनके भाई शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मुमकिन है कि किसी चैनल से बड़े बहुत सारे उद्योगपति, पूंजीपति एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। जैसे 2014 में ताल्लुकात बिगड़े हुए थे और बाद में वो ताल्लुकात फिर भारत के एक उद्योगपति ने सार्क समिट के दौरान जब नेपाल में हो रहा था तो फिर प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ साहब की आपस में मुलाकातें करा दी थी और वो मामला कूल हो गए थे। और उन्हीं के कहने पर प्रधानमंत्री मोदी काबुल से सीधे लाहौर पहुंच गए थे, आपको ध्यान होगा, नवाज शरीफ के यहाँ। तो बहुत मुमकिन है कि नवाज शरीफ के लेवल पर प्रधानमंत्री मोदी से कोई राब्ते कायम की जाए और कहा जाए कि जो कुछ हुआ है उसको आप ज़्यादा आगे न जाएं और बैठ कर के मामला को हम लोग सुलझाते हैं। क्योंकि जंग अगर होती है, दोनों मुल्क भारत और पाकिस्तान अगर जंग करते हैं तो जाहिर सी बात है जंगों का कोई पता नहीं होता। जैसे यूक्रेन की जंग के लेकर के आम तौर पे लोगों को एक जो कहना था कि वो 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में यूक्रेन की जंग ख़त्म हो जाएगी, रूस कब्जा कर लेगा, उस पर हरा देगा। लेकिन 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, जंग चल रही है। इसी तरह से हमास और इसराइल के दरमियान 7 अक्टूबर 2023 को जो जंग शुरू हुई थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, कम हो गई है, रुकी नहीं है, मगर कत्लेआम जारी है। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीन में। मगर हमास ने इसराइल को घुटनों पर ला दिया। हमास कोई किसी मुल्क की फ़ौज नहीं है, बहुत कम तादाद में वो लड़ाके हैं, 30,000 40,000। एक मुल्क को, पूरी मुल्क, अमेरिका और इसराइल दोनों का हरा दिया। जंगों का कोई पता नहीं होता, खर्चे बेशुमार होते हैं। हमारे यहाँ भी हालात अच्छे नहीं। पाकिस्तान तो वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल ज़मीन दोज है। 1-1 बिलियन के लिए उन्हें दर भटकना पड़ता है, कभी IMF के पास, कभी चाइना के पास, कभी सऊदी अरब, कभी UAE। कन्वेंशनल वॉर के अलावा और अगर होती है तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी, चूँकि मीडिया में ऐसे लोग हैं जो फ़ौरन न्यूक्लियर वॉर करा देते हैं, तो न्यूक्लियर वॉर का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया चढ़ बैठेगी। फिर जो भी अगर 100 ग्राम का भी कोई बम इस्तेमाल कर देता है तो न्यूक्लियर वॉर हो नहीं सकती, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है। कन्वेंशनल वॉर होगी, उसमें काफ़ी नुकसानात होते हैं, उसमें भी बहुत नुकसान होते हैं और ख़र्चा बहुत है उसका। हम लोग दोनों मुल्क, भारत और पाकिस्तान, उन्हें हथियार ख़रीदने पड़ते हैं दूसरे मुल्कों से। रूस अपनियाँ बनाता है, चीन अपनियाँ बनाता है, यूरोप के मुल्क बनाते हैं, बेचते हैं, लेकिन हम दूसरे मुल्कों से ख़रीदते हैं। तो बड़ा नुकसान होगा इसमें। लेकिन अब ये उम्मीद है कि जंग होगी, और नुकसान हो या नफ़ा हो या जो भी हो, जंग तो होगी यहाँ पर।
बस कश्मीर के फ्रंट पे हो सकती है, इतना कह सकते हैं। तो पाकिस्तान ने कश्मीर का ऐसा कब्जा किया हुआ है, उसको वापस लेने के लिए हो सकती है। हालात बिगड़े पहलगाम के इस आतंकवादी हमले के बाद, और भारत के ऊपर थोड़ा प्रेशर है कि आप जवाब दें। और इस वक्त दुनिया ऐसी है जहां कोई किसी को रोकने वाले बैठा नहीं है। यूएन की कोई हैसियत है नहीं। यूक्रेन की जंग में आपने देख लिया, सब हाथ तक के हथियार डाल के रूस के सामने बैठ गए। इसराइल और हमास की जंग में देख लिया आपने, पूरी दुनिया मिलकर के इसराइल को नहीं रोक पाई, न जंग से रोक पाई, न कत्लेआम से। तो यहाँ भी दुनिया का कोई मुल्क इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा लफड़े में कि जंग मत करो या रुकवाने के लिए आ जाए। वो अपना अपना प्रॉफिट देखेंगे, फ़ायदा देखेंगे, हम कितने हथियार किसको बेचें ये देखेंगे। आज की तारीख में चाइना के अलावा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो किसी जंग का खर्चा उठा ले। रूस और चीन, अमेरिका भी नहीं उठा सकता है। अब अगर ये जंग होती है भारत और पाकिस्तान की, तो दोनों मुल्कों को बड़े इसके जनता को भी काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन होती है तो लड़ेंगे भी, कोई परेशानी नहीं। हम जैसे लोगों की भी ज़रूरत अगर आएगी तो हम जाएंगे वहाँ, काम करेंगे जंग में। और मेरे जैसे लोग तो कम से कम फ्रंट पे भी लड़ सकते हैं, क्योंकि एनसीसी में हमने ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। फिर भी दुआ करें दोनों मुल्कों में हर जगह मन हो, न हो जंग। बड़ी तबाही लेकर के आती हैं, छोटी जंग हो या बड़ी जंग हो, जैसी भी हो, बैठ कर के मामला को सुलझाएं। फिर भी बाद में भी लड़ने के बाद भी बैठना पड़ता है, समझौते होते हैं। कोई सी भी जंग कहीं की भी देख लें, ज़ेलेंस्की आपे से बाहर था, नेतन्याहू काबू में नहीं आ रहा था। अब देखें क्या हाल है दोनों का। दूध में से मक्खी की तरह अमेरिका ने निकाल के फेंक दिया नेतन्याहू को। उम्मीद है गाजा का मामला 2-4 दिन में वो निपट जाएगा। वहाँ तकरीबन तमाम बातें तय हो गई हैं। एक लंबा सीज फायर 5 से 7 साल 8 साल का होने वाला है, वो एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। 1-2 दिन में स्टीव विटकॉफ वो काहिरा पहुँच रहे हैं, आज शायद पहुँच जाएँ या कल पहुँच जाएँ। अगले 2-3 दिन के अंदर वहाँ से खबर आ जाएगी। यूक्रेन में बंटवारे हो ही गए, वहाँ का भी मामला तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। 5 राज्य, तकरीबन 20% यूक्रेन पर रूस का कब्जा बना रहेगा। रेयर अर्थ मटेरियल अमेरिका के पास काफ़ी उनको मिल गए, कुछ फ्रांस को मिले और यूरोप के मुल्कों को भी कुछ हिस्सेदारी वहाँ। ज़ेलेंस्की साहब का देश निकाला हो जाएगा। तो जंगें जो है तबाही लेकर के आती है। एक मुल्क पूरा यूक्रेन तबाह हो गया 3 साल में, बर्बाद। इसराइल को 45 बिलियन जंग में खर्च करने पड़े अभी तक, मोर देन 45 बिलियंस। इसराइल का टोटल प्रोडक्शन बंद है, कोई वहाँ पर फॉरेन फंडिंग नहीं हो रही है, विदेशी पैसा नहीं लगा रहे हैं इसराइल में जंग की वजह से। लड़ेंगे हम भी, लेकिन देखते हैं अगले 15 दिन काफ़ी नाजुक हैं। शुक्रिया आप सभी का।